हाय एवरीवन, दिस इज ननम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। सो आज की इस वीडियो में हम इग्नू के 2018 के पीवाईक्यूज देखने जा रहे हैं फॉर योर अपकमिंग इग्नू पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम सेशन 2022 एंड 2023। ठीक है, तो जैसे कि आप सभी को पता है, जो इग्नू के 2018 के पीवाईक्यूज है रिसर्च मेथोडोलॉजी के, वो आज के इस सेशन में हम देखने जा रहे हैं। प्रीवियस सारे सेशंस में हमने 2020 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लिए, 2019 के कुछ मैंने आपको क्वेश्चंस करवाई हूँ, तो 2018 2019 ऐसे साइमल्टेनियसली हम सारे पेपर सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, और आपके जो भी डाउट्स है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। उसी के साथ साथ जैसा कि आप सभी को पता है, 8 जनवरी के दिन आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जा रहा है, जिसके लिए अगर आज से आप डेट्स और डे काउंट करोगे, जैसे आज से अगर आप डेज काउंट करते हो, तो एग्जैक्टली आपके पास 10 डेज रिमेनिंग है एग्जामिनेशन के लिए। तो इन 10 डेज में भी आप अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हो थ्रू आवर कोर्स। तो हमारा जो पैकेज है वो अकॉर्डिंगली 10 डेज के लिए काफी हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से विद इन 10 डेज में आपको प्रिपरेशंस आपकी करना है, और विद इन 10 डेज में आप किस तरीके से आपकी प्रिपरेशंस कर सकते हो। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हो, सो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आपको कई सारे क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं। 20 to 22 क्वेश्चंस आपके रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं, या फिर उन कॉन्सेप्ट पर बेस्ड आपके क्वेश्चंस होते हैं। और रिमेनिंग जैसे कि मैंने आपसे बताया, हमारे सेशंस में, हमारे पैकेज में जो हमारा कोर्स होता है और हमारे मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चंस होते हैं, वहां से आपको क्वेश्चंस आने के ज्यादातर चांसेस होते हैं। ये हमारा 100% गारंटीड कोर्स है, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स भी काफी स्टूडेंट्स का फीडबैक है कि हमारे कोर्स से उनको डायरेक्टली एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, कॉन्टैक्ट नंबर आपको नजर आ रहा है, आप व्हाट्सएप के थ्रू हमें इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो हरी अप स्टूडेंट्स, अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास, जल्द से जल्द आपको कांटेक्ट करना है, और 10 डेज में आपको इस एग्जामिनेशन को क्रैक करना ही है। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आज के हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन विद टुडेस लेक्चर। सो एमसीक्यू से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि डीयू यूनिवर्सिटी के पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में टोटल आपको 50 एमसीक्यूज पूछा जाता है। 50 एमसीक्यूज जो होता है आपको, उसमें एक क्वेश्चन जो होता है, एक एमसीक्यूज जो होता है 4 मार्क के लिए होता है। तो उस तरीके से आपका टोटल पेपर 200 मार्क्स का होता है, जिसमें 100 मार्क्स आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी पर बेस्ड होता है, और रिमेनिंग 100 आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। तो 100 मार्क्स फॉर रिसर्च मेथोडोलॉजी आपको पूछा जाएगा। सो रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पर हमको कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, और आपको एग्जामिनेशन में भी सिर्फ एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम 100 मार्क्स आपको एग्जामिनेशन में लेकर आना ही है। तो मैं आपको बता दूं, हमारे कोर्स के थ्रू आप इजीली पासिंग मार्क्स स्कोर कर सकते हो, यानी 100 में से 85 to 90 मार्क्स तक आपको हम गारंटी के साथ कहते हैं कि आपको एग्जाम में आ सकता है। हमारा ये 90% गारंटीड कोर्स है, जिसमें जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, हम आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं, जो कि थ्योरी एमसीक्यूज दोनों वीडियो लेक्चर्स है। मॉक टेस्ट है, टोटल 10 मॉक टेस्ट है। देन उसके बाद नोट्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं, एंड 1500 प्लस रिविजन एमसीक्यूज पीडीएफ। और ये जो सारा कोर्स है आपको दोनों लैंग्वेज में देखने मिलेगा, हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश। तो काफी, जैसे कि मैंने आपको कहा, 90% हमारा जो कोर्स है वो हमारा जो है टेस्टेबल कोर्स है। 90% स्टूडेंट्स हमारा हर टाइम, सारे जो यूनिवर्सिटी के लिए होता है, 90% एंड अबव रिजल्ट होता है। तो याद रखना है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपके एग्जामिनेशन की भी डेट रिलीज हो चुकी है, तो आपको जल्द से जल्द हमारे कोर्स को परचेस करना है। परचेस करने के लिए स्क्रीन पर जो आपको नंबर नजर आ रहा है, उस पर व्हाट्सएप के थ्रू आपको हमें कांटेक्ट करना है, या फिर आप हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो, जिसके लिए लिंक मैंने आपके साथ नीचे कमेंट सेक्शन एज वेल एज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर रखा है। सो दैट्स इट, एंड लेट्स बिगिन विद द एमसीक्यूज। फर्स्ट क्वेश्चन, रिसर्च मेथड इज अ पार्ट ऑफ। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करने की रिसर्च मेथड किस ऑप्शन का पार्ट होगा। अब रिसर्च मेथड होता क्या है, पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो रिसर्च मेथड वो मेथड होता है जिसमें रिसर्चर डिसाइड करते हैं कि उनको किस मेथड से डेटा को कलेक्ट करना है। अब रिसर्चर किस किस मेथड से डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं, जैसे इंटरव्यूज, ऑब्जर्वेशंस, ये सारे मेथड्स के थ्रू रिसर्चर अपने रिसर्च में डेटा को कलेक्ट करते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि रिसर्च मेथड किस ऑप्शन का पार्ट होता है। सो रिसर्च मेथड इज अ पार्ट ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी। अब रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या होता है आपका, जैसे कि आप रिसर्च में ये सारे स्टेप्स परफॉर्म कर कर रिसर्च करते हो। अब इन सारे स्टेप में एक स्टेप होता है आपका रिसर्च मेथड। तो रिसर्च मेथड क्या होता है, ये आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी का
पार्ट होता है, दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन ए, अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या होती है कि जिसमें आप रिसर्च कर रहे हो। अब मान लो आपके पास एक प्रॉब्लम आ गया, एक पर्टिकुलर डिसीज है, आपको उस डिसीज पर रिसर्च करनी है, और ये डिसीज है आपकी मान लो कोविड। आप कोविड पर रिसर्च कर रहे हो, तो ये एक प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम पर आप रिसर्च करोगे। तो रिसर्च मेथड प्रॉब्लम का पार्ट नहीं होती है, दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी, रिसर्च टेक्निक्स। तो रिसर्च मेथड को आप रिसर्च टेक्निक्स भी कहते हो, सो ये ऑब्वियसली ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी, एन एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या होता है? ये स्पेसिफिक टेक्निक होती है जिसमें आप टेस्ट करते हो कोई चीजों को और कुछ कंक्लूजन्स फाइंड आउट करते हो। सो रिसर्च मेथड ये एक्सपेरिमेंट का भी पार्ट नहीं होता है, दैट्स व्हाई पर आपका ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, रिसर्च मेथडोलॉजी। सो रिसर्च मेथड इज अ पार्ट ऑफ रिसर्च मेथडोलॉजी। नेक्स्ट, पॉपुलेशन सेंसस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि पॉपुलेशन सेंसस किस ऑप्शन का एग्जाम्पल होगा। अब पॉपुलेशन सेंसस होता क्या है, पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो पॉपुलेशन सेंसस वो होता है जिसमें आप पॉपुलेशन में से हर एक मेंबर से डेटा को कलेक्ट करते हो आप। अब पॉपुलेशन सेंसस में से अगर आपकी पॉपुलेशन थाउजेंड्स में है, लैक्स में हो, करोड़ में हो, तो भी आप पॉपुलेशन में से हर एक मेंबर से डेटा को कलेक्ट करते हो, तो उसे हम कहेंगे सेंसस। अब इंडिया में हर 10 साल पर सेंसस होता है जिसके थ्रू रिसर्चर डेटा कलेक्ट करते हैं। सो पॉपुलेशन सेंसस इट इज एन एग्जांपल ऑफ सर्वे। तो सर्वेस के थ्रू पॉपुलेशन सेंसस में रिसर्चर डेटा को कलेक्ट करते हैं। अब सर्वे क्या होता है? दिस इज द मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन, जिसमें आप पॉपुलेशन सेंसस में मान लो आप क्या करोगे, एक लिस्ट बना लोगे क्वेश्चन की, और सर्वेस के थ्रू आप सबको क्वेश्चन प्रोवाइड करोगे पॉपुलेशन में से हर एक मेंबर को, उनका नाम जानोगे, उनका जेंडर, कलर, टेक्सचर, रिलीजन। सो इसके बेसिस पर आपको पता चलेगा कि कितने परसेंट फीमेल है, कितने परसेंट मेल है कंट्री में, कितने परसेंट चाइल्ड है, कितने परसेंट ओल्ड एज है। सो ये सारी चीजें आपको सर्वेस के थ्रू ये सारी इंफॉर्मेशन रिसर्चर को मिल जाती है। सो पॉपुलेशन सेंसस इट इज एन एग्जांपल ऑफ सर्वे। देन यहाँ पर आपको ऑप्शन बी और सी एंड डी गिवन है, एम्पायरिकल, क्लिनिक एंड डायग्नोस्टिक। तो ये तीनों भी आपके टाइप ऑफ रिसर्च है। सो एम्पायरिकल रिसर्च क्या होते हैं? जिसमें आप आपके ऑब्जर्वेशंस और एक्सपीरियंस की बेसिस पर डेटा को कलेक्ट करते हो। तो पॉपुलेशन सेंसस ये एम्पायरिकल रिसर्च का एग्जाम्पल नहीं होगा। देन ऑप्शन सी, क्लिनिकल। क्लिनिकल रिसर्च क्या होती है? जिसमें आप लोगों के हेल्थ इश्यूज के बारे में स्टडी करते हो। अगेन यहाँ पर ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन डी, डायग्नोस्टिक। डायग्नोस्टिक मीन्स आप किसी प्रॉब्लम का कॉज फाइंड आउट करते हो डायग्नोस्टिक रिसर्च में। तो डायग्नोस्टिक रिसर्च अगेन ये पॉपुलेशन सेंसस का एग्जाम्पल नहीं होगी, दैट्स व्हाई यहाँ पर आपको ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो पॉपुलेशन सेंसस इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सर्वे। सो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रीलिमिनरी डेटा कलेक्शन इज पार्ट ऑफ। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि प्रीलिमिनरी डेटा कलेक्शन किस रिसर्च का पार्ट होती है। अब प्रीलिमिनरी डेटा क्या होता है कि अगर आप कोई रिसर्च कर रहे हो किस टॉपिक पर या फिर किसी भी प्रॉब्लम पर आप रिसर्च कर रहे हो, तो आप थोड़ी बहुत स्मॉल स्केल पर आप डेटा कलेक्ट कर लेते हो थोड़ा बहुत, तो उसे हम कहेंगे प्रीलिमिनरी डेटा। अब प्रीलिमिनरी डेटा आप किस रिसर्च का पार्ट होती है हमें ये फाइंड आउट करना है। सो वन बाय वन हम ऑप्शंस देखेंगे। पहले हम ऑप्शन ए देखेंगे, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होती है? जिसमें आपके पास इंफॉर्मेशन और डेटा ऑलरेडी अवेलेबल होता है, बस उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज कर आपको एज इट इज उस प्रॉब्लम को और यू कैन से उस फेनोमेना को एज इट इज डिस्क्राइब करना होता है। यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में आप कोई डेटा को कलेक्ट नहीं कर रहे हो, दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी, अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च क्या होती है? जिसमें अगेन आप एग्जिस्टिंग थ्योरीज यूज कर कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, और यू कैन से कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो। अप्लाइड रिसर्च में आप कोई डेटा को कलेक्ट नहीं करते हो, दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन डी, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में क्या होता है? अगेन आपके पास एग्जिस्टिंग थ्योरी होती है, एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन होती है, उस इंफॉर्मेशन का यूज करते हुए आप कोई पर्टिकुलर फेनोमेना को एक्सप्लेन करते हो। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में आप प्रीलिमिनरी डेटा कलेक्ट करते हो। अब मान लो आप एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में किस तरीके से डेटा को कलेक्ट करोगे कि आपको एक प्रॉब्लम है आपके पास जो कि है कोविड डिसीज। तो कोविड डिसीज जब न्यू आई थी तो रिसर्चर के लिए ये एक प्रॉब्लम थी और एक ये टॉपिक पर रिसर्चर ने रिसर्च किया। तो पहले रिसर्चर को ये जानना पड़ा कि ये जो डिसीज है ये किसके थ्रू आई है,
ह्यूमन बींग्स में कैसे आए हैं, ये डिसीज होती क्या है, उसके बारे में रिसर्चर ने पहले पूरी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन लिया और थोड़ा बहुत डेटा कलेक्ट करा इन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। सो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च जो होता है आपके, जिसमें आप प्रिलिमिनरी डेटा कलेक्ट करते हो, जिसमें आप स्मॉल स्केल पर डेटा को कलेक्ट करते हो। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैम्पलिंग विच प्रोवाइड्स फॉर अ नॉन जीरो चांस ऑफ सिलेक्शन इज। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है ऐसे कौन से सैम्पलिंग होती है जिसमें पॉपुलेशन में से जो आप मेंबर्स सेलेक्ट कर रहे हो उनका चांस नॉन जीरो हो। मतलब अगर आप पॉपुलेशन में से कोई मेंबर्स को सिलेक्ट कर रहे हो तो उनका हर बार चांस हो कि वो सिलेक्ट हो, वो कौन सी सैम्पलिंग होती है, हमें ये फाइंड आउट करना है। सो रिमेंबर सैम्पलिंग के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है आपका प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नेक्स्ट नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। सो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होता है, जिसमें आप पॉपुलेशन में से मेंबर्स को रैंडमली सिलेक्ट करते हो, इसलिए यहाँ पर हर एक मेंबर का चांस सिलेक्ट होने का चांस इक्वल होता है। और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होते हैं, जिसमें रिसर्चर अपने कन्वीनियंस, उनके जजमेंट, उनके एक्सपीरियंस की बेसिस पर पॉपुलेशन में से सैंपल्स को सिलेक्ट करते हैं। उनको ये लगेगा कि मुझे इस पॉपुलेशन में से इस मेंबर से मुझे डेटा मिल सकता है, मुझे ये आसानी से डेटा दे देगा, तो उनके कन्वीनियंस के हिसाब से पॉपुलेशन में से मेंबर्स को सिलेक्ट करते हैं। तो उसे हम कहते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। बट अगर आप रैंडमली पॉपुलेशन में से मेंबर्स को सिलेक्ट कर रहे हो तो हो सकता है कि आपका चांस इक्वल हो सिलेक्ट होने का। जैसे आप देख रहे हो डायग्राम में, अब इस डायग्राम में ये आपकी हो गई पॉपुलेशन, सो ये पॉपुलेशन हो गई और रिसर्चर ने जो भी यहाँ पर सिलेक्ट किया है मेंबर्स को, ये हो गया उनका सैंपल। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर रिसर्चर ने रैंडमली पॉपुलेशन में से मेंबर्स को सिलेक्ट करा है, इसलिए यहाँ पर एक जैसे देखिए आप, ये 3 लोग सिलेक्ट हुए हैं, एक जैसे ये 3 लोग। ओके, मान लो ये जो आपको ऑरेंज कलर में जो ये दिख रहा है, जो पर्सन है जो ऑरेंज कलर से इंडिकेट किए हैं, ये मान लो ये सारे 20 इयर्स के हैं, और जो ब्लू कलर में इंडिकेट करा है ये मान लो 10 इयर्स के हैं। तो यहाँ पर रिसर्चर ने रैंडमली लिया, इसलिए 20 इयर्स के 3 सिलेक्ट हुए और 10 इयर्स के सिर्फ 1 ही मेंबर सिलेक्ट हुआ है। सो इसलिए यहाँ पर रैंडम सैम्पलिंग हुई है। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में रिसर्चर रैंडमली पॉपुलेशन में से मेंबर्स को सिलेक्ट करता है, इसलिए हो सकता है कि हर एक मेंबर्स के सिलेक्ट होने का चांस इक्वल हो। दैट्स व्हाई अब आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, F test and T test are used in which level of measurement? इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि F टेस्ट और T टेस्ट हम कौन से लेवल ऑफ मेजरमेंट में यूज करते हैं। तो आपको याद रखना है कि F टेस्ट और T टेस्ट ये दोनों भी हाइपोथेसिस टेस्टिंग के टाइप्स होते हैं। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग में जैसे हम देखते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल का हम इफेक्ट देखते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल पर क्या हो रहा है। रिमेंबर हम डिपेंडेंट वेरिएबल को मेजर करते हैं। सो एफ और टी टेस्ट में जब हम डिपेंडेंट वेरिएबल को मेजर करते हैं तो उस केस में हम रेशो लेवल ऑफ मेजरमेंट का यूज करते हैं। सो रेशो लेवल ऑफ मेजरमेंट क्या होता है आपका, जिसमें आपके नॉमिनल, ऑर्डिनल एंड इंटरवल ये तीनों भी स्केल ऑफ मेजरमेंट के फीचर्स प्रेजेंट होते हैं। सो आपको ये 4 टाइप्स के लेवल ऑफ मेजरमेंट याद रखना है। और जो रेशो लेवल ऑफ मेजरमेंट होता है ये मोस्ट और बहुत ज्यादा प्रिसाइज लेवल ऑफ मेजरमेंट होता है। और ये जो आपको क्वेश्चन गिवन है ये एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, आपको बस इतना याद रखना है एफ टेस्ट एंड टी टेस्ट ये दोनों भी यूज करा जाता है रेशो लेवल ऑफ मेजरमेंट में। दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, रेशो। नेक्स्ट, facts or informations are analyzed and critical evaluation is made in। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है ऐसी कौन सी रिसर्च होती है जिसमें आप इंफॉर्मेशन को एनालाइज करते हो एंड क्रिटिकल इवेल्युएट, मतलब किसी भी टॉपिक को इवेल्युएट करते हो। ऐसी कौन सी रिसर्च होती है आपकी, वो होती है एनालिटिकल रिसर्च। सो एनालिटिकल रिसर्च वो रिसर्च होती है जिसमें आपके पास ऑलरेडी डेटा अवेलेबल होता है और उस डेटा को आप एनालाइज करते हो और उस डेटा को इवेल्युएट करते हो। अब मान लो आपके पास कोई टॉपिक है उसको आप इवेल्युएट कर रहे हो, मींस इसको आप डीप में स्टडी कर रहे हो। सो एनालिटिकल रिसर्च में आपके पास ऑलरेडी डेटा अवेलेबल होता है, उसको आपको एनालाइज करना होता है और उस टॉपिक पर आपको डीप में स्टडी करना होता है। और यू कैन से एनालिटिकल रिसर्च में रिसर्चर इन डेप्थ स्टडी करते हैं किसी भी फेनोमेना के बारे में। और आपने ये भी नाम सुना होगा एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री में क्या होता है, आपके पास ऑलरेडी डेटा अवेलेबल होता है, आप उस पर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद उसको आप एनालाइज करते हो क्या हो रहा है। तो उसी तरीके से एनालिटिकल रिसर्च में भी आपके पास ऑलरेडी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है, उसको आप एनालाइज करते हो और उस इंफॉर्मेशन को आप इवेल्युएट करते हो और डीप में स्टडी करते हो। सो यहाँ पर आपको ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन ए, सर्वे। सर्वे ये तो एक
मेथड होता है जिसके थ्रू आप डेटा को कलेक्ट करते हो। तो यहाँ पे आप किसी भी इंफॉर्मेशन को एनालाइज नहीं करते हो, ना ही कोई टॉपिक को इवैल्यूएट करते हो। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च में आप किसी भी प्रॉब्लम को इमीडिएटली सॉल्व करते हो, ना ही एक्शन रिसर्च में आप किसी भी इंफॉर्मेशन को एनालाइज करते हो और ना ही उस इंफॉर्मेशन को और इवैल्यूएट करते हो। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन जी पायलट स्टडी। पायलट स्टडी वो स्टडी होती है जो स्मॉल स्केल पर किया जाता है ये देखने के लिए कि वो सक्सेसफुल हो रही है फिर नहीं, या फिर कोई स्टडी की फिजिबिलिटी को चेक करने के लिए पायलट स्टडी की जाती है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी एनालिटिकल रिसर्च। नेक्स्ट, Which of the following should you think about when preparing your sample size? इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है जब आपके सैंपल साइज को आप प्रिपेयर कर रहे हो उस टाइम पर आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो हम वन बाय वन ऑप्शन देखेंगे। द सैंपल फ्रेम एंड सैम्पलिंग स्ट्रेटेजी। सैंपल फ्रेम क्या होता है? एक लिस्ट होती है जिसमें सारे मेंबर्स के नेम लिखे होते हैं और आप उस लिस्ट में से आप कुछ मेंबर्स को सिलेक्ट करते हो और वो आपका सैंपल बन जाती है। देन सैम्पलिंग स्ट्रेटेजी क्या होती है कि आप किस मेथड से सैंपल्स को सिलेक्ट करोगे, कि आप प्रोबेबिलिटी मेथड यूज करोगे या फिर नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड यूज करोगे, कि आप अपने पॉपुलेशन में से मेंबर्स को रैंडमली सिलेक्ट करोगे या फिर अपने कन्वीनियंस और जजमेंट के बेसिस पर सिलेक्ट करोगे, या आप डिसाइड करते हो व्हाइल चूजिंग योर सैंपल साइज। सो सैम्पलिंग फ्रेम एंड सैम्पलिंग स्ट्रेटेजी ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं व्हाइल प्रिपेयरिंग योर सैंपल साइज। दैट्स व्हाई पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी एथिकल इश्यूज दैट माइट अराइज। एथिकल इश्यूज क्या होते हैं? अब मान लो कि आपके जो सैंपल है, सैंपल में से एक जो बंदा है उसको इन्फॉर्मेशन देना नहीं है, तो आप उसको ये नहीं कह सकते हो जबरदस्ती कि मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप उससे झूठ नहीं बुलवा सकते हो। सो एथिकल मीन्स आपको सच्चाई से आपको जो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल रही है आपको वही बताना है, आप आपके दिल से कुछ भी इन्फॉर्मेशन, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते हो। सो यहाँ पर आपको ऑप्शन बी भी करेक्ट है, बिकॉज आपके जो रिसर्च में आपको जो डेटा मिल रहा है, आपको जो रिसर्च करना है वो एथिकल वे से करना है, अनएथिकल नहीं करना है। देन यहाँ पर आपको ऑप्शन सी गिवन है बजट। बजट क्या है? मतलब अगर आप कोई रिसर्च परफॉर्म करें और उस रिसर्च का आपका बजट है 50,000, तो आपको 50,000 के हमें आपके बजट के हिसाब से आपको सैंपल साइज को प्रिपेयर करना है। आपके बजट के ज्यादा आपका सैंपल साइज नहीं होना चाहिए। सो बजट भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है व्हाइल प्रिपेयरिंग योर सैंपल साइज। सो यहाँ पर आपको ऑप्शन सी भी करेक्ट हो जाएगा। सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी ऑल दी अबव, बिकॉज ऑप्शन ई, बी एंड सी तीनों भी आपके करेक्ट ऑप्शन है। So here option D is correct, all the above. Next, which of the following is not something a researcher will have to consider when thinking about their sample size? इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि रिसर्चर जब अपने सैंपल साइज प्रिपेयर कर रहे हैं उस टाइम पर रिसर्चर को किन किन बातों को कंसिडर नहीं करना चाहिए। अब वन बाय वन हम ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए टाइम एंड कॉस्ट। टाइम एंड कॉस्ट ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं व्हाइल प्रिपेयरिंग रिसर्च और व्हाइल प्रिपेयरिंग सैंपल साइज, बिकॉज रिसर्चर सैंपल पर इसलिए रिसर्च परफॉर्म करते हैं ताकि उनका टाइम बच जाए, और पूरी पॉपुलेशन पर रिसर्चर रिसर्च परफॉर्म नहीं करते क्योंकि पॉपुलेशन का कुछ ही पार्ट पर रिसर्चर रिसर्च परफॉर्म करते हैं जो कि होती है आपके सैंपल, क्योंकि रिसर्चर का टाइम बच जाए। सो टाइम एंड कॉस्ट ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको रिसर्चर कंसिडर करते हैं और इनके बारे में रिसर्च अपने रिसर्च में बहुत सोचते हैं इस दोनों भी पॉइंट पर। सो यहाँ पर टाइम एंड कॉस्ट ये आपका करेक्ट है, रिसर्चर्स को कंसिडर करते हैं, बट इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि किसको कंसिडर नहीं करते हैं। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी नॉन रिस्पॉन्स। नॉन रिस्पॉन्स क्या होता है? अब मान लीजिए सैंपल है, उसमें से कोई एक पर्सन है जो सैंपल जो रिसर्चर को इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है, तो रिसर्चर अपनी जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, जो रिस्पॉन्डेंट से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे उस टाइम पर इस पर्सन को रिसर्चर कंसिडर नहीं करेंगे। सो इस बात का भी रिसर्चर को ध्यान रखना चाहिए कि कौन कौन से पर्सन, कौन कौन सा मेंबर रिसर्चर को रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन डी हेट्रोजिनिटी ऑफ अ पॉपुलेशन। हेट्रोजिनिटी मतलब कि रिसर्चर को ये देखना चाहिए कि उनकी पॉपुलेशन हेट्रोजीनियस है क्या या फिर होमोजीनियस है। अगर रिसर्चर की पॉपुलेशन हेट्रोजीनियस है तो रिसर्चर को स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग मेथड का यूज कर सैम्पलिंग परफॉर्म करना चाहिए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा, बिकॉज रिसर्चर इस बात का भी ध्यान रखते हैं व्हाइल प्रिपेयरिंग देयर सैंपल साइज। देन यहाँ पर आपको ऑप्शन सी गिवन है लेंथ ऑफ क्वेश्चनर्स। सो क्वेश्चनर क्या होता है? जिसमें एक लिस्ट होती है जिसमें सारे क्वेश्चंस होते हैं। सो जो रिस्पोंडेंट को दिया जाता है और वो उसको फिल कर कर रिस्पॉन्स करते हैं। सो लेंथ ऑफ क्वेश्चनर ये तो है
फैक्टर इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन इन सारे ऑप्शन में से ये सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट है। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, लेंथ ऑफ क्वेश्चनर। नेक्स्ट, बिब्लियोग्राफी मीन्स, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि बिब्लियोग्राफी क्या होता है। सो रिमेंबर, बिब्लियोग्राफी आपके रिसर्च पेपर में, आप जब भी रिसर्च पेपर लिखते हो उसके एक्स्ट्रा चैप्टर्स में बिब्लियोग्राफी आता है, जिसको आप कहते हो लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस। एक से ज्यादा रेफरेंसेस होते हैं, मतलब आपने जो भी इंफॉर्मेशन लिया है अपने रिसर्च में, आप प्रॉपर नेम मेंशन करते हो उस रिसर्चर का, उस ऑथर का, कि आपने किस ऑथर की इंफॉर्मेशन ली और किस रिसर्चर की इंफॉर्मेशन ली है। सो ये आपके रिसर्च पेपर के एकदम एंड में आता है, एक्स्ट्रा चैप्टर्स में आता है। बिब्लियोग्राफी मींस लिस्ट ऑफ बुक्स और रिसर्च पेपर। दैट्स व्हाई आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन ए, फुटनोट्स। फुटनोट्स क्या होता है, जब आप रिसर्च पेपर लिखते हो सो हर एक पेज के नीचे आप ये बताते हो कि वो इंफॉर्मेशन किस ऑथर की है, किस रिसर्चर की है, और वो इंफॉर्मेशन किससे ली गई है। सो फुटनोट्स हर एक पेज पर होता है, और बिब्लियोग्राफी आपका जो रिसर्च पेपर है उसके एक्स्ट्रा चैप्टर में और सबसे लास्ट में होता है, इसलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी, कोटेशंस। कोटेशंस क्या होते हैं, अब मान लो आपने कोई रिसर्चर है, उसकी आपने प्रॉपर लाइन कॉपी करी है, तो आपको कोटेशन मार्क में उस लाइन को बताना होता है। तो यहाँ पर कोटेशन मार्क में कुछ इस तरीके से आपको कोटेशन लगाना होता है। सो बिब्लियोग्राफी का मीन्स कोटेशन नहीं होता है। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन डी, बायोग्राफी। बायोग्राफी क्या होता है, एक कोई फेमस पर्सनैलिटी होती है और कोई पर्सन होता है, उसकी लाइफ के बारे में आप बताते हो, उसके लाइफ के ऊपर कोई बुक लिखते हो, उससे हम कहते हैं बायोग्राफी। तो बिब्लियोग्राफी का मतलब बायोग्राफी नहीं होता है। दैट्स व्हाई पर आपका ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, लिस्ट ऑफ बुक्स, रिसर्च पेपर्स एंड एक्सेट्रा। नेक्स्ट, in which of the following sampling methods do the respondents themselves play a major role in the selection of sample? इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है ऐसी कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक होती है और ऐसा कौन सा सैम्पलिंग मेथड होता है जिसमें रिस्पोंडेंट का मेजर रोल होता है सैंपल्स को सेलेक्ट करने में। सो वो आपकी सैम्पलिंग मेथड होती है स्नोबॉल सैम्पलिंग। तो आपको ये याद रखना है, स्नोबॉल सैम्पलिंग आपकी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड का टाइप होती है, जिसमें रिसर्च अपने कन्वीनियंस के हिसाब से सैंपल्स को सेलेक्ट करते हैं। अब आपको ये बताना चाहिए कि स्नोबॉल सैम्पलिंग होती क्या है। अब स्नोबॉल सैम्पलिंग के लिए आपको इस डायग्राम को याद रखना है। अब मान लीजिए यहाँ पर ये रिसर्चर है, रिसर्चर को ये देखना है कि एक पर्टिकुलर सिटी है, उसमें कितनी परसेंट वुमेन ड्रिंक करती है, कितनी परसेंट वुमेन अल्कोहल लेती है। तो यहाँ पर रिसर्चर क्या करेंगे, पहले एक रिसर्चर को एक वुमेन मिल जाएंगी और मान लो एक और मिल गई रिसर्चर को वुमेन जो अल्कोहल लेती है। सब क्या करेंगे, रिसर्चर इनको कहेंगे कि तुम जाओ और लोगों को कलेक्ट कर लाओ और वुमेन को कलेक्ट कर लाओ जो अल्कोहल लेती है। तो ये क्या करेंगे, ये जो रिस्पोंडेंट है ये खुद पॉपुलेशन में से सैंपल्स को सिलेक्ट करेंगे और ऐसे वीमेन को सिलेक्ट करेंगे जो अल्कोहल लेती है। अगेन ये भी जो रिसर्चर का रिस्पोंडेंट है ये भी क्या करेगा, कोई ऐसे लोगों को सिलेक्ट कर लाएगा, ऐसी वीमेन को सिलेक्ट कर लाएगा जो अल्कोहल लेती है। सो स्नोबॉल सैम्पलिंग में क्या होता है, रिस्पोंडेंट ही खुद और सैंपल को सिलेक्ट लेकर आते हैं। सो स्नोबॉल सैम्पलिंग में रिस्पोंडेंट का मेजर रोल होता है, रिस्पोंडेंट मेजर रोल प्ले करते हैं। अब रही बात स्नोबॉल सैम्पलिंग, इसको स्नोबॉल क्यों कहते हैं। तो आपको ये याद रखना है, आपने जब देखा होगा कि अगर कोई हाई पॉइंट से कोई बर्फ है जो हाई पॉइंट से गिर रही है। ओके, सो ये बर्फ का जो राउंड है अगर वो हाई पॉइंट से गिरती है सो ये बड़ा होकर ये और अपने साथ और बर्फ जमा होकर लेकर आता है। सो एक चैन बनाता है और जैसा देख रहे हो ये छोटा बॉल था और ये नीचे आते आते एक बड़ा बॉल बन गया। उसी तरीके से स्नोबॉल सैम्पलिंग में एक पर्सन होता है, एक ही पर्सन आता है, फिर उसके थ्रू और पर्सन आते हैं, इसलिए इस सैम्पलिंग को कहते हैं स्नोबॉल सैम्पलिंग। सो स्नोबॉल सैम्पलिंग में ज्यादातर रेस्पोंडेंट का मेजर रोल होता है सैंपल्स को सेलेक्ट करने के लिए। दैट्स व्हाई आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी, कन्वीनियंस सैम्पलिंग। कन्वीनियंस सैम्पलिंग भी आपकी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड का टाइप होती है, जिसमें रिसर्च अपने कन्वीनियंस के बेसिस पर, रिसर्चर को लगता है कि मुझे इस पर्सन से सैंपल मिल सकता है, तो रिसर्चर उसमें अपनी कन्वीनियंस के बेसिस पर सैंपल्स को सिलेक्ट करते हैं। सो कन्वीनियंस सैम्पलिंग में रिस्पोंडेंट का ज्यादा मेजर रोल नहीं होता है। दैट्स व्हाई आपका ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी, क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग आपका प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड का टाइप होता है, जिसमें रिसर्चर पहले
रिसर्चर के पास एक पॉपुलेशन होती है, उस पॉपुलेशन को रिसर्चर ग्रुप्स में कन्वर्ट करते हैं, देन ग्रुप्स में कन्वर्ट करने के बाद रैंडमली उस ग्रुप को डायरेक्टली सिलेक्ट कर लेते हैं और वो उनका सैंपल बन जाती है। सो क्लस्टर सैम्पलिंग में भी रिस्पोंडेंट का मेजर रोल नहीं होता है, दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन डी पर्पसिव सैम्पलिंग। पर्पसिव सैम्पलिंग आपकी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड का टाइप होती है, जिसमें रिसर्चर अपने पर्पस के, उनके जजमेंट के बेसिस पर पॉपुलेशन में से सैंपल्स को सिलेक्ट करते हैं। सो पर्पसिव सैम्पलिंग में भी रिस्पोंडेंट का मेजर रोल नहीं होता है सैंपल्स को सिलेक्ट करने के लिए, दैट्स व्हाई यहाँ पर आपको ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, स्नोबॉल सैम्पलिंग। एंड thank you for watching this video. Good luck with your preparations and press the bell icon to never miss any updates.